पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं जी हम। अब एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट के लिए हमें चाहिए ऑर्डर क्वांटिटी 30,000 kgs डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाएगा आपके पास ना एवरेज इन्वेंट्री। फिर उसने आखिरी पॉइंट में कहा था, पूरा ईओक्यू कर लिया हमने, ईओक्यू यही अज्यूम करता है कि सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तभी तो उसने वो फिगर निकाली। लेकिन जब होल्डिंग कॉस्ट निकालने लगते तो हम कहते हैं ओहो सेफ्टी स्टॉक की भी। तो इस वजह से आपकी वेरिएबल ऑर्डरिंग, एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग और एनुअल वेरिएबल होल्डिंग अब ईओक्यू लेवल पे भी सेम नहीं होंगी, और अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो तो ये दोनों कॉस्ट क्या होती हैं, सेम। यही इसी पे तो अगला सवाल होना है, इसी कॉन्सेप्ट पे तो अगला सवाल होना है जो मोस्ट रिसेंट आया हुआ था। आई के आपने चेक किया था, बच्चे को ये पता भी है कि नहीं कि ईओक्यू के ऊपर ये दोनों कॉस्ट बराबर होती हैं नहीं। पुट्ठी वर्किंग सीधा सीख लिया ना काम, तो पुट्ठी वर्किंग शुरू करा देता है, हद होगी। अच्छा कहाँ थे हम? हाँ ये कहाँ थे हम? हाँ ये हमारे पास क्या आ गया था, क्या आ गया हमारे पास, एवरेज इन्वेंट्री और उसके बाद ये सेफ्टी स्टॉक। लेकिन ये तो आपने 2500 kg यहाँ पे निकाला है ना भाई, 2500 kg तो मुझे यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो वर्किंग नंबर 5 सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक एक ही चीज़ है। बफर स्टॉक सेफ्टी स्टॉक को कहते हैं। अब 60,000 kg एनुअल रिक्वायरमेंट है, इसको पर डे किया हमने 360 डेज, सवाल ने कहा था यूज करना, इनटू 15 डेज वो कह रहा है इसके बराबर वो 15 दिन की सेल के बराबर वो स्टॉक रखते हैं सेफ्टी के तौर पे। हाँ कभी कोई समुद्री तूफान आ जाए, श्रीलंका से ये हमारे हर्बल्स ना आ सके हैं जी, कोई और मसला हो जाए, कोई एयर स्पेस बंद हो जाए, जंग लग जाती है, कोई मसले हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमने अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखा हो। ये कितना रखना है, यही तो मंडे को पढ़ना है, कितना सेफ्टी स्टॉक हो। तो ये भी ऑप्टिमल रखना पड़ता है, क्योंकि इसको बढ़ाने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है और इसको कम करने से स्टॉक आउट कॉस्ट का रिस्क बढ़ता है। ये आखिरी टॉपिक है जो सबसे आपको टेक्निकल लगता है, ठीक है ना। चले छोड़े बहरहाल, ये तो हो गया ना, ईओक्यू तो हो गया ना जी। कितना आया? 2500 kg था, लो जी। तो 2500 kg आपने इधर ऐड कर लिया। अब ये टोटल आपने स्टॉक होल्ड करना है एग्जिस्टिंग सीन में, ये है ठीक है। अब एग्जिस्टिंग सीन में टोटल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है? 449.6 नहीं है, नहीं ये ठीक है। तो यहां पे आके आपने लिखा इनटू ₹449.5 वर्किंग नंबर 2 6। हाँ करा लो तुसी करा लो 5। अच्छा ले जी। उसके बाद दूसरे वाले भाई का भी साथ ही निकाल दें। अब ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, बस थोड़ी सी 4635 kg डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2500 kg। जगह बहुत तंग हो गई तो kgs को उड़ा दें, सारी जगह पे उड़ा दें, यहीं से उड़ा दें, पता ही है आपको जी। प्लस 2500 इंटू क्या आया था जी, ₹449.6। मैं अब वो नहीं मिटा रहा, ₹449.6 वर्किंग नंबर 2 से, ठीक हो गया। और अगर आप सेफ्टी स्टॉक की तरफ जाते हैं तो ऑर्डर क्वांटिटी आपकी जो हर दफा ऑर्डर आएगा उसी को ही संभालना होता है ना। पहले 30,000 किलो कट्ठा किलो कट्ठा आ जाता था, ठीक है, तो फिर उसको संभालना पड़ता था, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी। ऑन एवरेज आपके पास समझो भाई हर वक्त 15,000 होता ही था, यानी कि आपने 60 मंगवाया, फिर करते करते 6 महीने बाद फिर 60 मंगवा लिया, तो वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ये वाला कम, ठीक है 2500। तो बड़ा सारा आपको होल्ड करना पड़ता था स्टॉक। तो कितने वैसे कितनी कॉस्ट आती थी इसकी? 7868। लो जी, ऐसे तो फिर ऐसे सही, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख पे ऑर्डरिंग कॉस्ट ले गए हो 1,80,000 से, लेकिन जब आप ज्यादा स्टॉक मंगवाते थे तो होल्ड भी तो उसको ज्यादा करने की कॉस्ट पड़ती थी, होल्ड करने की कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती थी। अब देखते हैं अगर हम 4635 kgs मंगवाते हैं तो ऑन एवरेज हमारे पास 2-3 समथिंग बचेगा, ठीक है। लेकिन 2500 का सेफ्टी स्टॉक भी आपने रखना है। अब ये टोटल स्टॉक आपने होल्ड करना है। अब इसकी कॉस्ट होल्डिंग की जो है वो 452 बढ़ गई। बढ़ी क्यों है वैसे, बढ़ी क्यों है? क्योंकि ये तो सेम रहा था, ये महंगा पड़ गया, 1 यूनिट तो बैंक से ज्यादा पैसे लोगे,
ये वाले पैसे अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो ₹452.5 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो अब पर एनम, पर यूनिट पर एनम ये आ गया, टोटल यूनिट्स ये आ गए, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट एनुअल कितनी आ गई? लो जी, ये भी तो फिर आप देखो ना फर्क है, यहाँ पे भी तो है फर्क कि यहाँ पे 78 लाख रुपए होल्डिंग कॉस्ट पड़ती थी, अब होल्डिंग कॉस्ट 21 लाख पे आ गई है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जरूर बढ़ी है, होल्डिंग कॉस्ट कम हो गई। यही से पता लग रहा है, वैसे मेरे ख्याल में फायदा ज्यादा हुआ, लेकिन चूंकि बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आ गया है तो आपने तीसरी चीज भी लेनी है, वो है एनुअल परचेज कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला क्या था जी? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इनटू 1080 पर केजी, वर्किंग नंबर 3 को मसला कितनी कॉस्ट पड़ती है, यानी 60,000 किलो मंगवाने की कितनी कॉस्ट पड़ती है? एग्जिस्टिंग 648। ठीक है, पूरे हो गए पेंटे। अच्छा, अब यही 60,000 केजीज मंगवाने हो और आप ईओक्यू लेवल पे चले जाएं तो अगले ने डिस्काउंट कर देना है कम, जिस वजह से आपको एक यूनिट महंगा पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी भी ज्यादा लगेगी और आपको वही 1080 वाला 1 केजी अब 1108 में पड़ेगा। जरा ऐसे कंप्लीट सवाल था ना, मजे का, इसलिए ये करवाया। मजा आया सवाल में? ये क्या बात, निकल जाओ फिर क्लास। अच्छा हूँ फिर कहो नो जी, बोलो। ओ बढ़ गई, देखा, इसको भी साथ लें, सिर्फ इनको जबानी देकर नहीं काम चलना, इसे भी देखो। 66,240 हूँ नहीं बोले टेट्रा। अच्छा जी, टेट्रा पैक्स टोटल करें जी, ढेर सारे सिफरों वाला 1000 में ही कर लेना था, वैसे आपस की गल है उस्ताद, इनिया सिफर। चलो अब क्या हो सकता है, पछताया क्या हो, तब लिख दिया, मिटा थोड़ी रहा हूं। बोलो भाई। 72848000। ये ट्रिपल को ट्रिपल ही कहते हैं, उसको कुछ ऐसा नहीं कहते जैसे टेट्रा, पेंटा, ऑक्टा, हेक्सा, ऐसे नौना अजीब जुबान है, अजीब। 8 लो जी, 6 पे आ गई बात, 72 से 69 पे, सुभान अल्लाह। चले जाओ ईओक्यू पे। अब देखो, वैसे कौन कह सकता था कि ईओक्यू बेहतर होगा, लेकिन अब आप बता सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, लेकिन उसने ये नहीं कहा ईओक्यू पे जाए या ना जाए, टोटल कॉस्ट आ गई है। अब उसकी रिक्वायरमेंट जरा चेक करें, क्या कह रहा था? डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सेविंग इफ एनी। भाईजान क्या मतलब इफ एनी है? इज है तो अमाउंट ऑफ सेविंग, टोटल सेविंग। तो यही इसी को पार्ट बी बना दिया मैंने। यही एक पहले दिन ऐसे किया था कि इसको टॉप पे ले गए थे, तो फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा बेहतर, बल्कि ऐसे ही कर लिया करो जी। शुरू हो जाओ जी फिर। ₹7280800090078। अच्छा, ₹6,946,8463 टेलीफोन टोटल। क्या मतलब? 33 लाख रुपए का ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा होना है, सेविंग आनी है। ईओक्यू पे चले जाओ। पता नहीं किस पागल ने तुम्हें मशवरा दिया होता कि 6 महीने का स्टॉक इकट्ठा मंगवा लो और स्टोरेज कॉस्ट भी पे करो, और वो पैसे जो फंस जाने हैं बैंक को उसका इंटरेस्ट भी पे करो। होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी आपकी, इतनी ज्यादा थी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का बढ़ना, परचेज कॉस्ट का बढ़ना भी नलिफाई नहीं कर सका उसको, इतना ज्यादा फर्क था जो सेविंग आपको होल्डिंग कॉस्ट पे पड़ी है। ठीक है, तो नेट में 33 लाख का आपको फायदा हुआ, मुबारक। क्या मतलब 10 की पावर में? नहीं, के आप के लिखना चाह रहे हैं? नहीं, ऊपर ₹1000 लिख लो ना यार,
बड़ा डेंजरस सवाल कर रहा है आजकल ये, है ना, डरा रहा है मुझे। 1000 में लिख लो ना। तो यहाँ भी ऐसे ही करो। मैंने तो थोड़ी देर पहले यही अर्ज 10 की पार, मैंने थोड़ी देर पहले यही अर्ज किया था कि यार अब भूल हो गई, इनिया सिफरा पाइयां, 1000 में लिख लेते। वो 10 की पार 3 ही होती है रुपीज इन 1000, और मिलियन का मतलब 10 की पार 6 होती है। वो पता है तुम्हें? शुक्र है। आ जाओ भाई। जमाल इज होमवर्क एंड कमाल इज होमवर्क, यानी कि गैलेक्सी इज ऑल्सो होमवर्क। और 18 करवा दो। कहता है डिटरमिन करो वेदर SIL शुड एक्सेप्ट आइदर ऑफ द 2 डिस्काउंट ऑफर्स। चलो, पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट है ये, अब रिसेंट आया था। Shahab Industries is engaged in production of a product named Alpha 2179 which requires beta। अल्फा बनाते हैं लेकिन उसके अंदर बीटा यूज होता है, तो फिर अल्फा तो सानू नहीं चाहिए, सानू चाहिए बीटा जो कि प्राइमरी रॉ मटेरियल। SIL प्रेजेंटली यूजेस EOQ मॉडल टू रिप्लेस ऑर्डर्स फॉर बीटा 4358। 4358 नाम है उसका अच्छा जी, क्या है जी, प्रेजेंटली वो यूज कर रहे हैं EOQ मॉडल, यानी इस वक्त वो EOQ पर हैं। मतलब हम लेके जाया करते थे, आज वो है। और उसमें वो कह रहा है बिलो इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बीटा, क्वांटिटी पर ऑर्डर। ये क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी। और बोलो, बल्कि यूं कहना चाहिए ऑर्डर क्वांटिटी इस वो यूज ही कौन सी कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं, ये ऑर्डर क्वांटिटी सिर्फ नहीं, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। उसने तो ये बताया, क्योंकि वो जो ऑर्डर साइज उनका है वो कह रहा है करंटली EOQ पे चल रहे हैं, तो उनका फिर ये इकोनॉमिक ही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। कॉस्ट पर यूनिट भी दे दी उसने, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी दे दी, टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम भी दे दी, सारा कुछ तो उसने बता दिया। SIL सप्लायर ऑफ बीटा इज ऑफरिंग 2% डिस्काउंट if quantity per order is 75,000 and 4% discount if quantity per order is 1 लाख। अच्छा, अब जब भी आपने इन 2 ऑफर्स को एवेल्युएट करना है तो अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपकी ऑर्डर क्वांटिटी जो भी हो उसमें आप लोगे एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, और उसके बाद चूंकि बल्क डिस्काउंट है तो एनुअल वेरिएबल परचेज कॉस्ट। वेरिएबल ही होती है, वैसे वो वेरिएबल ही होती है, लिख लो अगर लिखना है तो। एनुअल परचेज कॉस्ट तो वेरिएबल ही होती है ना, उसमें तो फिक्स पोर्शन ही नहीं होता। 1 यूनिट खरीदोगे 10 का, 2 20, 3 के 30, और बल्क डिस्काउंट आए तो यूनिट्स के साथ थोड़ा सा पर यूनिट में बदल जाता है। होती वेरिएबल है, हाथ होगी डांगा कर ली है तुसी दे। तो एनुअल मैं नहीं लिखता पर बता दूं, होती है। हाँ अच्छा, अब ये जनाब आपका टारगेट है, टारगेट, ठीक है, कि जी वो EOQ पे इस वक्त हैं। वो कहता है अगर इतना आपका साइज हो जाएगा तो ऑर्डर का तो मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, इतना साइज हो जाएगा तो इतना डिस्काउंट दूंगा। तो इसका मतलब 3 कॉलम बन गए ना फिर। अब वो कह रहा है एवेल्युएट करो इनमें से कोई ऑफर एक्सेप्ट करनी है या नहीं, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये वाला मामला है जी कि फिलहाल मैं तो कहता हूं चलो कर ही दो। EOQ 50,000 केजीज है, यूनिट्स है, चलो यूनिट्स है। अच्छा, फिर कहता है कितने यूनिट्स हो जाएं तो 70 75 कितना था, 75,000 हो जाएं तो डिस्काउंट दूंगा। और आगे कौन सा एक और लेवल भी था, 80, 1 लाख हो जाएं तो फिर मजीद डिस्काउंट दूंगा। अब ये ऑर्डर क्वांटिटी इन यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये जनाब हमारा EOQ लेवल है। 75 पे जाएं तो 2% डिस्काउंट मिलता है, और 100 पे जाएं तो 4% डिस्काउंट। ये मेरा टेबल ऐसा बन गया, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा,
उसके बाद यहाँ पे मैं रुपीज़ लिख लूँगा, रुपीज़ या रुपीज़ इन थाउजेंड, जो मैंने करना होगा, जो मेरा दिल करेगा। आपको क्या, ठीक है जी, ये मैंने जगह बना ली। अब मसला पता है क्या है, ये मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, ठीक है, मंजिल में तो आपने खुद पहुंचना है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखाने की नीयत की हुई है। खैर, मसला ये है कि एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। पूरे सवाल में कहीं पे नज़र नहीं आई, ठीक है। उसके बाद तो मसला कोई नहीं है, आपकी ऑर्डर क्वांटिटी सामने पड़ी हुई हैं और आपकी रुपीस पर ऑर्डर भी गिवन है। कितनी है? ओह, पांडे डिग गए, मोबाइल यूज़ कर रहे थे आमिर भाई, छुप के गिर गया नीचे, पकड़ा गया। अब इजाज भाई ठीक है, कर रहे थे ना यूज़, अच्छा मान तो जाओ, हाँ मान गए ना, अब आना जरा, ठीक है, सबके सामने माना है इसने। अच्छा जी बेटा, कितनी है कॉस्ट पर ऑर्डर? 2 लाख, तो ये 2 लाख रुपए गिवन है। तो मसला फिर कहाँ पे आ रहा है? पूरा सवाल पढ़ लिया है, मैं बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो करें ना। पूरा सवाल पढ़ लिया हमने, हमें कहीं पे एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट नहीं मिली। आगे बढ़ो, दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, जिसके अंदर ऑर्डर क्वांटिटी पकड़ूंगा मैं, डिवाइड करूंगा इसको क्यू ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक पूरे सवाल में कहीं नहीं है, ठीक है, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी आई थिंक गिवन है, ₹48 48 है कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा वो कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। तो अब ये तो नहीं, वो टोटल है, तो कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा ये परचेज प्राइस है, ठीक है, तो ये भी नहीं गिवन, 1 मिनट रुक जाओ, ये भी नहीं गिवन, ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 2 मसले आ गए। पहला मसला एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, दूसरा मसला वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी मिसिंग है, और तीसरा कोई मसला नहीं है। तीसरा यहाँ पे भी वही मसला है, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट होगी तो ही आप वो 48 रुपये वाला काम करेंगे। अच्छा फिर 48 तो एक लेवल पे है, अगर दूसरे पे जाएंगे तो कम, तीसरे पे उससे कम। अब मसला क्या है, फिलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि मुझे कहीं से एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट मिल जाए तो फिर अगली बात सोची जा सकती है। अब बैठ गए मुंह उठा के आप, सारा EOQ पड़ा हुआ गया खू खाते, सवाल तो ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ पढ़े लिखे बच्चों ने जो ध्यान से पढ़ा था उनको क्लिक की, और उसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम, यानी एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग टोटल करके उसने बताई है 4.8। और इस वक्त वो कह रहा है ये प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं EOQ मॉडल। इसका मतलब इस वक्त 4.8 के 2 बराबर हिस्से 2.4 और 2.4 हैं, क्योंकि ये उनका लेवल इस वक्त EOQ जो चल रहा है। तो ये क्या है जी, एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये क्या है जी, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। सिर्फ इतनी सी बात मुझे पता चली बस। अब इसी से ही हमने वर्क बैक करना था। अच्छा अब चलो कोई बात नहीं, इतनी बात पता लग गई तो एक वर्किंग शुरू करते हैं, जिसके ऊपर हमने लिखा कि एट EOQ लेवल एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, बल्कि एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट ये आपके पास निकल आई ₹4.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 करके ₹2.4 मिलियन। ये ठीक है, पेपर में तो ऐसे शो करोगे ना, दोनों ही एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, ये कितनी है 2.4 ईच। अब किसी एक को पकड़ लो, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती थी उसका फॉर्मूला क्या होता था, बताओ एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर लिख के आया हूं, फॉर्मूला क्या होता था बोलो, APR डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इनटू
वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब इस सवाल के अंदर आपको क्या क्या गिवन है? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, तो यहाँ सॉरी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट तो ढूंढनी थी। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है जी? 2.4 मिलियन। ठीक है, वो बाद में कर लेना सीधा। 2.4 मिलियन। APR तो ढूंढने निकले हैं। ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? ओ, ये भी गिवन है, वरना निकाल लेते। डेटा तो सारा था ही, है जी? नहीं होता तो खैर। अब OQ क्या है जी? असल में OQ क्या है हमारा? EOQ 50,000 यूनिट्स आ गए इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी सवाल में उसने दी हुई है कितनी? 2 लाख। लो जी, NUV फिर पूरा ही लिख लो वो है। तो क्या आ गया जी? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। लो, ऐसे करना था ये सवाल कि X यानी कि एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या आ गई? 6 लाख यूनिट्स। यूनिट्स है ना? अब बोलो। चल, सेफ्टी स्टॉक होता ही नहीं है। अज्यूम ये करता है हमारा EOQ कि सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, अगर होगा तो बस ठीक है, आप ले लेना फिर बाद में। सेफ्टी स्टॉक फिर बराबर नहीं ना हो सकते सवाल, वरना होता ही ना सवाल, फिर सवाल हो ही नहीं सकता था ना फिर। क्योंकि मसला क्या है, अगर सेफ्टी स्टॉक है तो फिर ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हमारी तो यहाँ से अजम्पशन आगे निकल ही नहीं सकेगी, सवाल आगे चल ही नहीं सकेगा। ठीक है, लो जी, ये आपकी एक चीज़ तो आ गई। अब एक चीज़ आ गई, एक मसला हल हो गया। दूसरा मसला क्या है? आपके पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम गिवन नहीं है। कोई गल नहीं, फिर यही फॉर्मूला लिखो। एनुअल, उसका अपना एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलती है जी? ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 लिख लो, प्लस SS, जीरो ही आना है इधर। ठीक है, इनटू वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब हमें जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। तो 24 लाख, यार कितना आसान सवाल था, बस क्लिक होने की बात थी चीज़। ऑर्डर क्वांटिटी इस वक्त करंटली 50,000 यूनिट्स है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 कुछ नहीं है, इनटू X। अब इसको सॉल्व करो। X वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मुझे निकाल के दे दो। रुपीस कितना है? 96। लो जी, दूसरी चीज़ आ गई। अब इस सवाल को पूरा करने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है जी, बल्कि कर ही देता हूँ अब फिर। हाँ भाई, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आ गई कितनी? मजे का सवाल था ना? आपको कोई चीज मजे की लगती नहीं है यार, ये तो कोई बात नहीं। किसी को तो कहा करें हाँ जी सही है, बहुत अच्छा सवाल था, जबरदस्त, मजा आ गया। पढ़ा होता तो हमें ये समझ में होता है ना। चलो जी, शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ भाई। यहीं पे मैंने कोशिश करके ना इसको एडजस्ट करना है, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, जरा तीनों को ही फटाफट मैं लिख देता हूँ जी, जरा फटाफट ऐसे देखो जी बच्चों। 60,000 नहीं, कितना था एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट? कितनी निकली है? 6 लाख। तो 6 लाख एक बार बता दो, ये वर्किंग नंबर 1 में निकाला है, ऐसे ही है? नहीं, गूंगे लोग, वर्किंग 1 में, इसको वर्किंग 2 कर लेना, अगर तकलीफ हो रही है तो इसको वर्किंग 2 कर लें। ठीक है, अच्छा जी। तो वर्किंग 1 में 60,000 यूनिट्स आए। अब डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 2 लाख, कितना आ गया? 2400 रुपीज इन थाउजेंड आप कर रहे हैं। ठीक है, चल, अच्छा जी, 2400 आ गया। वही आना है पागलों की तरह, ये क्यों कर रहे हैं? इसको तो लिखना ही नहीं चाहिए था। चलो जी, जगह बच गई, जगह बच गई। क्या मतलब? ये दोनों तो बराबर थे, यहीं से तो सवाल शुरू किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि परचेज कॉस्ट जो है वो निकाल लो ज़रा। कितनी आई है जी आपके पास एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट? 6 लाख केजीज, और हर केजी इस वक्त वो कितने का दे रहे हैं? 48 का। इसमें चेंज मारना है अभी हमने। ठीक है, 48। आंसर बताएं। 2
8800। ठीक है, ये जनाब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी EOQ लेवल में। अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने क्यों नहीं कैलकुलेशन शो की जी, बराबर ही था। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर 75,000 ऑर्डर क्वांटिटी कर दें तो क्या बनेगा? वो जी 6 लाख केजीज मंगवाने थे, 75,000 के हिसाब से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे जी। कितना डिवाइड बाय, मेरे फॉर्मूलाज तो गए, 75,000 इंटू रुपीज़ 200,000। अब रुपीज़ लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, बोलो कितना? ये कम क्यों होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल? ऑर्डर साइज बढ़े तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। और अगर यही खाता आपका तीसरे केस में लगे तो मैं सबको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, हालांकि एक फार्मूला लिख के काम चल सकता था, डिवाइडेड बाय 100,000। अब नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ 6 रह गए, 12 लाख कॉस्ट बनती है। हाँ, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। अब ऑर्डर साइज अगर वो 50,000 वाला तो ओके हो गया ना, तो EOQ पे था। 75,000 अगर ऑर्डर साइज हो, डिवाइडेड बाय 2 करें, सेफ्टी स्टॉक तो कोई नहीं सवाल में है, ठीक है। और इसका आंसर जो भी आए उसको मल्टीप्लाई कर दें 90। अब ये 96 आपको वर्किंग 2 से मिला और ये 600,000 आपको वर्किंग 1 से मिला। हाँ जी, आंसर बताएं। 3600। नेक्स्ट, और अगर जनाब आप ऑर्डर साइज को चेंज करके 1 लाख यूनिट्स केजीज जो भी है कर दें, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50,000 एवरेज इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, सेफ्टी स्टॉक तो है कोई नहीं, इंटू रुपीज़ 96 आप निकाल चुके हुए, 4800। आगे जी, नेक्स्ट, ये तो सेम ही रहने, 6 लाख ही मंगवाने हैं, लेकिन यहीं पे तो मसला आना है। अगर 75,000 पे जाओगे तो ये 48 का 98% कितना? नहीं एदा आंसर दसो ना, वो एदा 47 एग्जैक्ट 47.04 पे चला जाएगा यार। 47, चलो 47 कर, चलो जी, ये हो गया जी। कितना आया? 2822। देखो कम हुई है थोड़ी सी कॉस्ट क्योंकि डिस्काउंट लग गया, ठीक है। और अगर आप मजीद आगे बढ़ाओ बात को तो 6 लाख यूनिट्स के लिए आपको मजीद डिस्काउंट लग जाना है। डिस्काउंट वो कितना लगेगा जी? 48 से अब 94% पे प्राइस आ जाएगी, 96 पे 48 इंटू 96 क्योंकि 4% डिस्काउंट मिल जाना, 46.08। ये कहीं वर्किंग शो कर देना, ठीक है, मैंने नहीं की। 46.08 सही है। इसलिए अब आपको मैं कह रहा था ना कि जब डिस्काउंट आए तो परचेज प्राइस क्यों रेलेवेंट हो जाती है, इस वजह से। जी बोलो। 64, बड़ा टेस्टी सवाल था, चस आ गई। टोटल कॉस्ट बता दो। पहले में 33,600, दूसरे में लो जी EOQ तो गया, तीसरे में तो भाई क्या कर लो, क्या मशवरा दोगे? तो लिखो SIL शुड एक्सेप्ट डिस्काउंट ऑफर ऑफ 2% एंड ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 75,000 यूनिट्स। SIL एडवाइस क्या है जी आपकी? SIL should accept discount offer of 2% and order quantity of, यहीं पे फिट करो, and order quantity of बड़े चैड़े हुए फिर दो, थल्ले हो जाओ। ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 75,000 यूनिट्स। ठीक हो गया जी। ये जनाब आपका बड़ा ही खूबसूरत सवाल, बड़ा ही प्यारा, राज दुलारा। इसको ऊपर ले जाते हैं, ठहरो कुछ बेहतरी हो जाए इसको, ये वर्किंग्स को। ठहर जाओ फोटोग्राफर, ठहर जाओ,
तस्वीर सही नहीं आनी, फिर नज़र नहीं आना। ओ एडवाइस भी उत्ते टुर गई जी। एडवाइस को वापस लाएं। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ठीक है, अच्छा मैंने किताबें बंद करने को नहीं बोला, ठीक है, बस फार्मूलाज लिख के ले जाओ, ट्राई करना अगले सवाल होना हो, मर जाओ लेकिन लिख के जाओ। आज आपको एक नए स्टूडेंट से मिलवाना है, ज़रा पॉज करना यार। अच्छा जी, अब ऐसा है कि फार्मूलाज लिख लेते हैं 3 अदद आप जल्दी से, उसके बाद फिर आप छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला लिखें जी रीऑर्डर लेवल का, सिर्फ याद कर आना, समझ आए ना आए। रीऑर्डर लेवल, प्यार से इसको हम कहते हैं ROL। इसके अंदर वैसे 2 सिचुएशंस हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको नॉर्मल वाला जो करना है वो दिखा रहा हूं, ठीक है। रीऑर्डर लेवल अगर दोनों ही कर लें, रीऑर्डर लेवल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। याद करना है, कोई नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये एक फॉर्मूला है, ये किसी एक सिनेरियो में है, वो मैंने अभी नहीं बताया। दूसरा, किसी भी वक्त मिनिमम इन्वेंट्री लेवल की बात कर रहा हूं, किसी भी वक्त कम से कम कितनी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी होती है, तो जी उसका फॉर्मूला है कि जी रीऑर्डर लेवल में से आप एवरेज यूजेज को माइनस कर दें। अब लीड टाइम क्या होता है याद करेंगे आप, आज फिर देख लेते हैं। एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, फॉर्मूले लिख लो कुड़ियों। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, मैक्सिमम किसी भी वक्त कितनी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हो सकती है, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो है उसमें आप कहोगे जी रीऑर्डर लेवल में से मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम भी माइनस कर दें, और जो नया ऑर्डर आया उसी वक्त उसको ऐड कर दें, यानी ऑर्डर क्वांटिटी जो आपने मंगवाया है। तो मतलब किसी भी वक्त में आपके पास मैक्सिमम क्या पड़ा हो सकता है, देखिए ना। एक है रीऑर्डर लेवल जिस पर आकर आपने नया ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो यूनिट्स पड़े थे, उसमें से भी माइनस कर दें ज्यादा से ज्यादा जो अगले स्टॉक के आने तक यूज होना है, और फिर नया स्टॉक ऐड कर दें। इससे ज्यादा स्टॉक आपके पास किसी वक्त पड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा रीऑर्डर लेवल में थोड़ा सा मसला होगा, वो मसला फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये बेसिकली आपने याद करना है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ये जो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है ना, ये है अंडर जब सर्टेनिटी हो, यानी आपको पता हो। लीड टाइम पता है किसे कहते हैं, कि आपको जब ऑर्डर प्लेस किया है तो ऑर्डर प्लेस करने से लेकर आप तक यूनिट्स के आने का टाइम, इसको कहते हैं लीड टाइम। तो जब सब कुछ सर्टन हो तो आप एवरेजेस को यूज कर लेते हैं। तो ये आपने कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। मैं इससे ज्यादा अब आपको क्या कहूं। और अगर आपका दिल मान जाए तो 19 और 20 में इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की कोशिश करना। मैं इंशाल्लाह मंडे को खुद कराऊंगा ये काम, ठीक है जी। ओके, ये फॉर्मूलाज की पिक्चर ले लीजिए। बाकी अभी अर्ज सुन लें। रीऑर्डर लेवल को मैंने आपको रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस सिखाया है। अंडर अनसर्टन सर्कमस्टांसेस इसके 2 और फॉर्मूलाज हैं, वो इंशाल्लाह मंडे को बताऊंगा ताकि मिक्सचर ना बने आपका, ठीक है। ट्यूसडे को इंशाल्लाह मुझे नजर आ रहा है कि उम्मीद है खत्म हो जाएगा। वेंसडे को नया टॉपिक या हाफ लेक्चर या फुल चलेगा। ओके, इन सीवीपी का वीकेंड है, ये सीवीपी को ऐसे जबरदस्त करना है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ईओक्यू वाले एरिया को सही कर लेना है, ठीक है। बाकी IS6 वो चैप्टर 16 भी तो IS16 चैप्टर 16 भी तो आपने करना है। तो ये 2 दिन में इंशाल्लाह आपने खूब हिम्मत दिखानी है। ओके, अल्लाह हाफिज।